ये आदमी सच में फ्लर्ट करना अच्छी तरह जानता था। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया ताकि वो लड़की उसे ऊपर खींच ले, उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और सीधा उसकी हथेली में गिर पड़ा, जिससे माहौल एकदम रोमांचक और दिल धड़काने वाला हो गया। उनकी पहली मुलाकात ही गर्माहट और अनपेक्षित आकर्षण से भरी थी। वो एक अमीर परिवार का वारिस था जिसका नाम था जैंग सीन स्नो। इतना अमीर कि उसके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा था, लेकिन अब उसे अनुभव सीखने के लिए नीचे से शुरू करवाया गया था, एक वेटर की तरह काम करते हुए। एक दिन वो केक की ट्रॉली धकेल रहा था, तभी गलती से एक ऐसी लड़की से टकरा गया जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रही थी। उसने अपनी नौकरी खो दी थी और अब अपनी माँ की दोबारा शादी का सामना कर रही थी। किस्मत ने उन्हें एक साथ ला दिया। दोनों ही परेशान और बोझ से दबे हुए थे और दिन से लेकर रात तक समुद्र किनारे बैठकर साथ में शराब पीते रहे, धीरे धीरे एक दूसरे के दिल को सुकून देते हुए। एक पल पर लड़की का पैर फिसल गया, लेकिन जियोन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। इस अचानक नजदीकी ने दोनों को अजीब सा महसूस कराया। न तो वे कुछ समझ पाए, न ही कुछ कह पाए। जब उसने उसकी आंखों में देखा तो शराब के हल्के असर में लड़की खुद को रोक न सकी और उसने उसे चूम लिया। पहले तो उसने उसे दूर धकेला, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी कॉलर पकड़कर फिर से उसे किस कर लिया। वो जो आमतौर पर शर्मीली और प्यार के मामलों में अनजान थी, नशे में एकदम बेबाक हो गई थी। उनकी चाहतें समुद्री लहरों की तरह टकरा रही थी और अब कोई भी समझदारी उन्हें रोक नहीं सकती थी। जब जियोन ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और समझ गया कि वो भी चाहती है, तब कार की छत धीरे धीरे बंद हो गई और उनकी किस्मत में एक रोमांटिक रात लिखी गई। अगली सुबह गर्म धूप में लड़की सबसे पहले जागी और रात को हुई सारी पागल हरकतें याद करके हैरान रह गई। तभी उसने देखा कि एक समूह बूढ़ी औरतों का उनकी तरफ आ रहा है। शर्म और घबराहट से वो अपने कपड़े समेटकर भाग गई। जैसे ही बुढ़ियां करीब आईं, जोंग सियोन भी हड़बड़ाकर उठ बैठा। औरतों ने लड़की को भागते देखा और चालाक मुस्कानों के साथ आपस में बातें करने लगी। गहरी शर्मिंदगी महसूस करते हुए जोंग सियोन चिल्लाया, ऐसे क्यों देख रही हो? लेकिन जवाब में उन्हें और भी ज्यादा चिढ़ाने वाली नजरें मिली। 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। जो जोंग सियोन कभी इतना शर्मिंदा हुआ करता था, अब मेहनत और संघर्ष से बदल चुका था और विभाग प्रमुख की कुर्सी तक पहुंच गया था। वहीं वो लड़की यूमी अब अपना सपना पूरा कर चुकी थी। वो एक न्यूट्रिशनिस्ट बन गई थी। संयोग से उसे जोंग सिशन की कंपनी में ही नियुक्त किया गया। जब लिफ्ट में उनकी टक्कर हुई, जोंग सियन को लगा मानो वो सपना देख रहा हो। कुछ समय बाद एक मीटिंग के दौरान बहुत ज्यादा काम और गलत खाने की वजह से जोंग सियन बेहोश हो गया। इसलिए उसके असिस्टेंट ने यूमी को उसका पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट बना दिया। यूमी को लगा था कि यह सरल काम होगा, लेकिन पहले ही खाने पर मुश्किलें शुरू हो गयीं। जैसे ही जोंग सियन ने खाना देखा, उसने सख्ती से कहा कि हर सामग्री बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। फिर यूमी ने उसके लिए ग्रिल्ड मांस के साथ चावल बनाया, लेकिन जोंग सियन ने उसे देखने तक की जहमत नहीं उठाई और किसी को कहकर तुरंत फेंकवा दिया। बदकिस्मती से यूमी ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। अपना प्यार से बनाया खाना कूड़े की तरह फेंके जाते देख उसका दिल टूट गया और वो गुस्से में विभाग प्रमुख को ढूंढने चली गई। ठीक उसी समय जोंग बैठक से लौटा और उसे देख लिया। डर कर वो जल्दी से एक कोने में छिप गई और दूर से उसे देखने लगी। तभी उसे पूरा यकीन हो गया कि ये वही लड़की थी जिसके साथ उसने 3 साल पहले वो रात बिताई थी। जोंग सियन ने तय किया कि वो यूमी को एक छोटा सा सबक सिखाएगा। अगले दिन उसने उसे खाने की एक बहुत ही लंबी और मुश्किल सूची पकड़ा दी, पर ये तो बस शुरुआत थी। यूमी हर चीज बिल्कुल सही तरीके से करती थी, लेकिन फिर भी जोंग कमी निकाल ही देता था। वो कभी कहता स्टेक ज्यादा पका है, कभी कहता कम पका है, कभी मछली के बदबू की शिकायत करता और अगर वो 1 सेकंड भी देर से पहुंचती तो खाना फेंक देता। नौकरी खोने के डर से यूमी सिर्फ किचन में जाकर चुपके से रोती और अपने मन का गुस्सा निकालती। आखिरकार उसका धैर्य टूट गया और वो गुस्से में विभाग प्रमुख के ऑफिस में घुस गई। सामने उसने एक पतला लंबा इंसान देखा जिसकी पीठ उसकी ओर थी, लेकिन जैसे ही जोंग मुड़ा, यूमी इतनी चौंक गई कि उसे अपना मुंह हाथ से ढकना पड़ा। ये चिड़चिड़ा विभाग प्रमुख वही आदमी था जिसके साथ उसने 3 साल पहले वो रोमांटिक रात बिताई थी। जोंग सियोन चाहता था कि वो सच स्वीकार करे। उसने उसे दीवार के पास घेर लिया और पूछा कि क्या उसे सच में याद नहीं कि 3 साल पहले समुद्र किनारे उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। यूमी बार बार अनजान बनने का नाटक करती रही। जोंग उसके और करीब आया, उसे अपनी बाहों में खींचा और अपना सिर हल्के से उसके सिर से टकराया। शरारती मुस्कान के साथ धीमी आवाज में फुसफुसाया, क्या खेल खेल रही हो तुम? उसकी आवाज यूमी के कानों में गूंजती रही। उसका खूबसूरत चेहरा इतने पास देखकर यूमी घबरा गई और फिर से भाग खड़ी हुई, लेकिन जोंग सियोन उसे इतना आसानी से जाने देने वाला नहीं था। उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि अब से हर खाना यूमी ही उसके हाथ में देगी।
अगले दिन जब यूमी खाना लेकर गई, जोंग सियोन एक डिस्प्ले बोर्ड के पास खड़ा था, चेहरे पर चालाक सी मुस्कान लिए। यूमी की नजर तुरंत बोर्ड पर पड़ी और वो सख्त रह गई। वो उसी समुद्र किनारे की फोटो थी जहाँ उनकी किस्मत वाली रात हुई थी। डर के मारे उसने पूरी मुलाकात के दौरान जोंग की आंखों से बचने की कोशिश की, जबकि जोंग लगातार उसी को देखता रहा। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसने सोचा कि क्या वो ये सब रोज झेल पाएगी। उसे लगा जैसे वो टूटने वाली है। जोंग सियोन ऑफिस आने से पहले अपनी वही स्पोर्ट्स कार चलाकर उसके पास से निकलता जिसमें वे 3 साल पहले बैठे थे। वो मुस्कुराते हुए कार को धीरे चलाता, जिससे यूमी को लगता कि वो पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। जब उसने देखा कि यूमी अब भी सब कुछ भूलने का नाटक कर रही है, तो उसने दबाव और बढ़ा दिया। उसने वही ब्रांड की शराब निकाली जो उन्होंने उस रात पी थी और उसे साथ में पीने का न्योता दिया। वही बोतल देखकर यूमी की सारी यादें वापस आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वो शराब नहीं पी सकती और तुरंत वहाँ से चली गई। आखिरकार अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने मैनेजर को फोन कर ट्रांसफर मांगने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बोलने वाली थी, उसने देखा कि जोंग सियोन का असिस्टेंट डरावनी मुस्कान और अजीब नजरों से उसे घूर रहा था। सहम कर यूमी ने तुरंत फोन काट दिया। उसके उस भयानक चेहरे को देखकर यूमी ने ट्रांसफर का विचार छोड़ दिया। अब जब कोई रास्ता नहीं था, उसने ठान लिया कि वो सीधे तूफान का सामना करेगी। उसने हिम्मत से सब सच्चाई कही और जोर से चिल्लाई, तुम इतने बुरे इंसान हो, क्यों ना तुम भी वो सब झेलो जो मैंने झेला। समुद्र दृश्य वाली कार में बैठकर यूमी ने उसका सामना सीधा और बेखौफ होकर किया। यूमी गुस्से में बोली, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और तुम एक ऐसे बॉस हो जिसमें बिल्कुल पोषण नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो। लेकिन गुस्सा होने के बजाय जोंग सियोन उलझन में पड़ गया। उसे बस एक ही सवाल परेशान कर रहा था, 3 साल पहले उस सुबह उसने उसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई। आखिरकार भारी मन से यूमी ने सच बता दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ एक पल की बेवकूफी थी, जबकि उसके दिल में असल भावनाएं बिल्कुल वैसी नहीं थी। उस समय सारा गुस्सा निकालकर उसे अच्छा लगा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, उसे तुरंत पछतावा होने लगा। यूमी को पूरा यकीन था कि अब तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन जब वो अगला खाना लेकर जोंग के पास गई, उसने न सिर्फ कोई शिकायत नहीं की, बल्कि पूरा खाना साफ कर दिया। उसकी अचानक शांत और सामान्य हरकत देखकर यूमी ने पैनकेक बनाया और माफी मांगने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक खूबसूरत स्टाइलिश महिला लाइव स्ट्रीमर जोंग सियोन से चिपकी हुई है। ये देखकर यूमी इतनी चौंक गई और शर्मिंदा हो गई कि मुड़कर जाने लगी। उतने में जोंग सियोन ने उसे वापस बुलाया। महंगे कपड़े पहनी उस औरत के सामने अपनी तेल वाले दागों वाली यूनिफॉर्म देखकर यूमी के मन में हीन भावना भर गई। अगले दिन वो लाइव स्ट्रीमर जोंग सियोन को प्रभावित करने के लिए सबसे महंगी सामग्री और शानदार बर्तन लेकर आई। उसने यूमी पर आरोप लगाया कि उसका खाना अक्सर फेंक दिया जाता है, उसका खाना बदसूरत दिखता है और स्वाद भी खराब होता है। उसने ये तक कहा कि यूमी हर आने वाले खाने की फोटो उसे भेजे। जब यूमी पूरी तरह टूटने वाली थी, तभी जोंग सिन अंदर आया और बिना एक शब्द कहे यूमी को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने साफ साफ अपना रुख दिखाया और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले गया, जबकि वो लाइव स्ट्रीमर गुस्से से कांपती रह गई। जोंग सिन यूमी को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया, लेकिन खाने के लिए नहीं। वे वहाँ चोरी छुपे एक डिश की रेसिपी चखने आए थे। जोंग ने वॉशरूम में सुना था कि कंपनी का बोर्ड अपने संबंधों का इस्तेमाल करके पूरे कैफेटेरिया टीम को बदलने की योजना बना रहा है, लेकिन जोंग अपनी छोटी शेफ को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। कुछ समय बाद बोर्ड के सदस्य निरीक्षण के बहाने जोंग को कैफेटेरिया ले गए। ऊंचे अधिकारियों को सामने देख किचन स्टाफ डर गया, लेकिन यूमी ने वही डिश निकाली जिसे उसने गुपचुप चखा था और उसे एकदम परफेक्ट तरीके से बना दिया। वो पूरी तरह सफल रही। अब जोंग की बारी थी। किसी ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर जोंग, अब आपकी बारी है। आज कैफेटेरिया का त्योहार है। शरारती मुस्कान के साथ जोंग सियोन ने ऐसी एक्टिंग की कि बोर्ड डायरेक्टर, जिसे कभी अस्थमा नहीं हुआ था, डर के कारण अचानक ही सांस फूलने लगा। बाद में एक बिजनेस ट्रिप पर चारों तरफ बेहतरीन खान पान होते हुए भी जोंग को कुछ कमी महसूस होती रही। वापस लौटते समय जोंग सियोन ने यूमी से कहा कि वो उसके लिए लंच बॉक्स तैयार करे। यूमी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे अपने 3 साल के छोटे भाई को भी अपने साथ उसके शानदार विला में ले जाना पड़ा। जैसे ही वो सैंडविच तैयार कर रही थी, अचानक एक तेज आवाज हुई और वो घबरा गई। उसके भाई ने खूबसूरत छोटा सा डिब्बा गिराकर तोड़ दिया था। यूमी ने सोचा कि उस डिब्बे में जरूर कोई महंगी चीज होगी, शायद कोई नेकलेस, इसलिए उसने जल्दी से उसे वापस रख दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी डिब्बे में वो चीज थी जो उसने 3 साल पहले गलती से पीछे छोड़ दी थी।
गिल्टी महसूस करते हुए अगले दिन यूमी ने एक बेहद प्यारा बच्चों जैसा लंच बॉक्स बनाया, लेकिन जाहिर है घमंडी सीईओ जोंग सियोन को ऐसा क्यूट खाना पसंद आने वाला नहीं था। उसने सख्ती से कहा कि वो उसे फिर कभी आंख नाक वाला लंच ना दे। लेकिन जैसे ही यूमी बाहर गई, वो उस लंच बॉक्स की तस्वीरें लेने लगा जैसे कोई छुपकर प्यार करने वाला। बाहर से सख्त स्वभाव, अंदर से पूरे सीनरी बनता हुआ। उस रात जब जोंग घर लौटा, उसे महसूस हुआ कि वो छोटा सा डिब्बा अपनी जगह से हिला हुआ है। ये देखकर वो डर गया। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसे लगा कि कहीं यूमी ने उस डिब्बे की अंदर की चीज न देख ली हो। वो खुद को अजीब समझेगी, इस डर से वो तुरंत यूमी के घर जा पहुंचा। उसने आरोप लगाया कि यूमी उसकी स्टडी में गई थी, लेकिन यूमी शांत रही और एक वैसा ही छोटा सामान लाकर उसे देने लगी, ये सोचकर कि उसने शायद उसकी कोई चीज तोड़ दी है और वो उसकी भरपाई करना चाहती है। जोंग घबरा गया और पूछा कि क्या उसने अंदर देखा। यूमी ने कहा कि उसने बस आकार देखकर समझ लिया। जोंग के दिमाग में दो चीजें थी, यूमी के दिमाग में एक ही, और इस तरह उनकी बातचीत पूरी तरह उलझ गई, लेकिन फिर भी मजेदार ढंग से। जोंग सियोन शर्म से तड़प ही रहा था कि तभी एक आवाज आई। एक आदमी ने आकर यूमी को अपनी ओर खींच लिया। ये देखकर जोंग का खून खौल उठा। अगले दिन काम खत्म होने से पहले ही जोंग सियोन यूमी को अपने पास रोकना चाहता था। जब वो उसे खाना देकर गई तो वो सामान्य दिखा, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो बाहर गई, उसने एक साइड नजर डालकर सारी भावनाएं दबाकर खाना ऐसे खा लिया जैसे कई दिनों से भूखा हो। उधर यूमी को उसके बचपन के दोस्त ने हैन नदी चलने का न्योता दिया था, लेकिन ठीक तभी जोंग सियोन का मैसेज आया कि उसे एक और खाना चाहिए। बाहर से ठंडा दिखने वाले उसके रवैये के बावजूद जोंग की ये हरकत यूमी को अजीब तरह से परेशान कर रही थी। इस बार जोंगसी ने पूरा डाइजेस्टिव ड्रिंक पीकर जैसे कोई बड़ी चुनौती ले रहा हो फिर से खाना चट कर गया। यूमी का हैन नदी जाने का प्लान पूरी तरह खराब हो गया। उसका बचपन का दोस्त उसे लेने के लिए कॉल कर रहा था और जोंग सियोन ने ये सब सुन लिया। यूमी घबरा गई, लेकिन जोंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक ही रात में 3 खाने ऐसे निगल लिए जैसे कोई पागल हो, और यूमी बस बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रह गई। पर वो उसका बॉस था, इसलिए उसे मानना ही पड़ा। जब वो उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स लाई, जोंग सियोन ने उस दोस्त की किताब को ही प्लेट रखने की जगह बना लिया। यूमी को अपने पास रोकने के लिए उसने नूडल्स भी जबरदस्ती खा लिए, और फिर जब उसे लगा कि समय सही है, उसने अपना ठंडा रूप छोड़कर जोरदार तरीके से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। जोंग सियोन को अब एक साफ जवाब चाहिए था। वो बहुत करीब आकर इतनी नजदीकी से छेड़ने लगा कि यूमी घबरा गई। वो पानी लाने का बहाना बनाकर बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया, कुर्सी पीछे धकेली और उसके बिल्कुल पास खड़े होकर बोला, तुमने ये सब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए लाया था, है ना? इतनी सीधी और तेज हरकतों से डरकर यूमी फिर से भाग गई, लेकिन इस बार उसका दिल बिल्कुल शांत नहीं था। अगले दिन लिफ्ट में जोंग ने फिर उसके बचपन के दोस्त की आवाज सुनी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि यूमी आज का स्टाफ खाना तैयार करे। लेकिन ये खबर उस चिपकी रहने वाली लाइव स्ट्रीमर तक भी पहुंच गई, जिसने खुद के लिए एक शानदार महंगा खाना तैयार करवाया। जब यूमी अपना प्यार से बनाया बेंटो लेकर गई, किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसका आत्मविश्वास टूट गया और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन जोंग सिन जिम्मेदार इंसान होने के नाते उसके बेंटो बॉक्स से 10 सर्विंग्स उठाकर वहीं से चुनकर ले गया। किचन में लौटते ही यूमी को उसके असिस्टेंट का फोन आया। जोंग सिन इतना ज्यादा खा गया था कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। यूमी भागकर अस्पताल पहुंची और पूछा, तुम इतनी बेवकूफी क्यों करते हो? जोंग ने मासूमियत से कहा, तुम ही तो कहते हो खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे भी वो जलन महसूस कर रहा था। उसने पूछा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर क्यों नहीं गई। तब यूमी ने साफ बताया कि वो आदमी सिर्फ उसका करीबी दोस्त है। ये सुनकर जोंग सिन ने चुपके से मुस्कुराया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया ताकि यूमी उस पर तरस खाए। जब यूमी सच में उसके लिए चिंतित होने लगी, वो उसके पीछे आकर झुककर धीरे से बोला, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हारे बेंटो की वजह से मैं काम नहीं कर पाया। घबराकर यूमी ने पूछा, कैसे जिम्मेदारी लूं? और उसने जवाब दिया, मेरे साथ खाओ। क्या? सीईओ का ये बोल्ड कदम बिल्कुल के ड्रामा वाला था। उसने यूमी को दोनों हाथों से प्लेटें उठाने को कहा और चेतावनी दी कि ये प्लेटें बहुत महंगी हैं, गिरनी नहीं चाहिए। यूमी ने सोचा कि शायद ये बस मजाक है, लेकिन तभी जोंग सिन ने अचानक उसे चूम लिया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने उसे फिर से एक गहरा किस किया। प्लेटें पकड़ने का सारा आत्मविश्वास अब हवा हो चुका था। उनकी पहली डेट जो पूरी तरह जोंग सिन की चालाकी से प्लान की गई थी, उसके घर में ही सेट की गई थी। वो एक प्यारे से पल में यूमी को खाना खिलाने ही वाला था कि अचानक डोरबेल जोर से बज उठी। जोंग ने दरवाजा खोला और दंग रह गया। उसका चाबोल पिता बिना बताए उसके घर आ गया था। यूमी तो और भी घबरा गई। डोरबेल लगातार बज
बजती रही और तभी जोंग सियन ने धीरे से दरवाजा खोला। टेबल पर 2 स्टेक देखकर जोंग सियोन के पिता ने एक भौं उठाई, लेकिन फिर भी बैठ गए। जहाँ एक रोमांटिक डिनर होना था, वो अचानक पिता के साथ साधारण सा खाना बन गया। शर्मिंदगी में जोंग ने जल्दी से मोमबत्तियां बुझा दी। उधर यूमी जो स्टडी रूम में छुपी थी, उसे जोंग सियोन का वो कीमती डिब्बा मिल गया। अंदर क्या था देखकर वो हैरान रह गई। वही ब्रेस्ट पैड जो उसने 3 साल पहले गलती से छोड़ दिया था। उसी समय जोंगसियन की तरफ से एक तेज आवाज आई। चेयरमैन उस तरफ देखने ही वाले थे कि जोंगसियन दौड़कर उनके सामने आ गया और बोला कि वो खुद देख लेगा। चेयरमैन के चेहरे पर जिज्ञासा साफ दिख रही थी। वो अपने बेटे के पीछे पीछे ऐसे चले जैसे उन्हें एक गुपचुप रखी गोल्डन हाउस वाली महिला ढूंढनी हो। खुशकिस्मती से उन्हें सिर्फ एक काली बिल्ली दिखाई दी। अजीब माहौल के खत्म होते ही जोंगसियन यूमी को ढूंढने स्टडी में पहुंचा। जैसे ही उसने अलमारी खोली, यूमी सीधी उसकी बाहों में गिर पड़ी। लेकिन इतने सब के बाद भी वो जल्दी से वहाँ से निकल गई और उनकी डेट बुरी तरह उलझे हुए तरीके से खत्म हो गई। उनकी दूसरी डेट भी ज्यादा अच्छी नहीं रही। रास्ते में जोंगसियन ने अचानक कार को तेज मोड़ दिया, जिससे यूमी उसके गोद में गिर गई। इससे पूरी कार में शरारती छेड़छाड़ और हंसी मजाक शुरू हो गया। जगह पर पहुंचने पर पता चला कि वो एक साधारण सा रोड साइड रेस्टोरेंट था। नखरीले जोंगसियन को जगह पसंद नहीं आई, लेकिन वो फिर भी चुपचाप साथ चल पड़ा। बैठते ही वो असहज दिखने लगा और एप्रन पहनने से भी मना कर दिया। कुछ ही देर में कटे हुए मूली के टुकड़े उसके सूप में गिर गए और उसके सफेद शर्ट पर छींटे उछल गए। यूमी के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने उसे पहुंचना शुरू कर दिया। वही जोंग मजे लेकर बोला, ओ तुमने एक आदमी की छाती को छुआ है ना? यूमी का चेहरा लाल हो गया। वो पूरी तरह घबरा गई, जबकि जोंगसियन बगल में खुश होकर हंस रहा था। बाद में घर पहुंचकर उसने गर्व से अपने सीने की मांसपेशियों को आईने में निहारा। कुछ समय बाद उनकी एक और कंपनी प्रायोजित डेट हुई। बिजनेस ट्रिप पर भी जोंगसियन यूमी की तस्वीर साथ रखता था और उस शाम के लिए उसने उसके लिए गुलाबी ड्रेस भी चुनी थी। गुलाबी गाउन में यूमी इतनी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी कि जोंगसियन की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। लेकिन सरप्राइज कभी भी आ सकते हैं। चलते समय यूमी अचानक फिसली, लेकिन जोंग ने उसे तुरंत कमर पकड़कर संभाल लिया और वो छोटा हादसा एक खूबसूरत पल में बदल गया। रिजॉर्ट ने गिफ्ट में रेड वाइन की एक बोतल दी, जिसे जोंग ने तुरंत झपक लिया। दोनों के बीच बोतल को लेकर मजाकिया खींचतान शुरू हो गई और खेल खेल में वो एक दूसरे से रेसलिंग करने लगे। जब यूमी आखिरकार उस पर झपटकर चिपक गई, जोंगसियन ने बचना बंद कर दिया और उसे मजबूती से गले लगाने दिया। इस मजेदार पल के बाद वो उसके कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, वो खूबसूरती आखिर है कहाँ? यूमी से अपने दिल की बात कहलवाने के लिए सीईओ ने अचानक उसे उठाकर स्विमिंग पूल में ले गया। उसने दोनों हाथों से उसे धीरे से ऊपर उठाया और तरह तरह से फ्लर्ट करने लगा, जिससे यूमी का दिल बार बार धड़क उठा। फिर भी वो शर्माकर वहाँ से दूर चली गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, उसने देखा कि जोंगसियन पानी में बिल्कुल शांत लेटा हुआ है। पहले यूमी को लगा कि वो फिर मजाक कर रहा है, लेकिन अचानक उसे याद आया कि एक बार उसने कहा था कि उसे तैरते समय ऐंठन पड़ सकती है। घबराकर यूमी दोबारा पानी में कूदी और उसे किनारे पर खींचते हुए जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। 2 कर्मचारी दौड़ कर आए। यूमी को पता भी नहीं था कि ये सब जोंगसियन की एक बड़ी चाल थी। एक कर्मचारी ने दूसरे को इशारा किया कि जल्दी से चले जाओ। उधर यूमी रो रो कर उनसे रुकने की विनती करती रही, जबकि कर्मचारी जोंग की तरफ देखते हुए बोलते रहे कि ये मामला गंभीर है और उन्हें विशेषज्ञ लाने होंगे। जोंग को बेहोश मानकर डर और घबराहट में यूमी ने आखिरकार 3 साल पहले की बात बता दी। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मुझे लगा तुम्हारी फोटोज को रोक दिया जाएगा। ये सुनते ही जोंगसियन झटके से सीधा बैठ गया। यूमी गुस्से और राहत दोनों से भर गई थी। दोनों पूल के पास बैठ गए और जोंग ने उसे समझाया कि वो छोटा सा कीमती डिब्बा उसके लिए इतना खास क्यों था। उसने कहा कि उन चीजों के बिना वो अपनी यादों को फिर से महसूस नहीं कर पाता। किसने सोचा होगा कि उनका प्यार का निशान एक ब्रेस्ट पैड होगा। यूमी ये सब सुनकर भावुक हो गई और उसने धीरे से उसे किस किया। लेकिन जोंग संतुष्ट कहाँ होने वाला था। वो फिर झुककर उसे दोबारा चूमने लगा। इस बार यूमी ने भी उसे जवाब दिया और फिर जोंग ने पल संभाल कर उसे अपने अंदाज में किस किया। वे दोनों पूल के पास लंबे रोमांटिक पलों में खो गए, पहली बार एक दूसरे के प्रति अपनी असली भावनाएं खुलकर जताते हुए। अब जोंगसियन एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रहना चाहता था। वो यूमी के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता, कभी उसे ड्रिंक के लिए बुलाता, कभी रेमन बांटकर खाने की बात करता, लेकिन हर बार वो यूमी को मना कर देती। फिर भी वो हार नहीं मानता था और बार बार दरवाजा खटखटाता रहता, जबकि यूमी अंदर बैठकर चुपके चुपके मुस्कुराती रहती। अगले दिन जोंग ने उसे डिनर पर बुलाया, लेकिन यूमी ने कहा कि उसे अपने कुत्ते का जन्मदिन मनाना है। काम के बाद जोंग ने देखा कि यूमी का बचपन का दोस्त उसे लेने आया था। उसकी जलन अचानक फट पड़ी। वो डॉग
फूड लेकर गुस्से में उसके घर में घुस आया, लेकिन अंदर उसे एक छोटा सा बच्चा मिला। यूमी नहीं चाहती थी कि जोंग उसकी जटिल पारिवारिक स्थिति के बारे में जाने, इसलिए वो तुरंत अपने 3 साल के भाई और अपनी माँ को ऊपर ले गई। जब प्रेम प्रतिद्वंदी आमने सामने आते हैं तो चिंगारियां तोड़नी ही थी। दोनों पुरुषों ने पहले एक दूसरे पर ताना मारा, फिर साथ बैठकर शराब पीने लगे। आखिर में जोंग सियोन इतना नशे में हो गया कि यूमी की बाहों में ही ढह गया। अगले दिन यूमी की माँ ने उससे बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि इससे उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और फिर वो ठंडा सीईओ अचानक सुपर डैड बन गया। वो इतना अच्छा लगा कि पड़ोस की सारी माएं उसकी दीवानी हो गईं। झूला झुलाते हुए भी वो बेहद आकर्षक लग रहा था। थोड़ी ही देर में वो बच्चों के बीच घिर गया। इसी बीच जोंग के पिता को उसके रिश्ते के बारे में पता चला और वे यूमी को ढूंढकर इस रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने जोंग सियोन को एक बच्चे के साथ देखा, उन्हें शक हुआ, क्या ये मेरा पोता हो सकता है? 3 साल पहले उनकी एक रात की घटना को याद करते हुए और अब यूमी के साथ 2 साल से बड़े बच्चे को देखकर उन्होंने गलती से मान लिया कि ये बच्चा जोंग और यूमी का है। तीनों एक परिवार की तरह घूमने निकले। रेस्टोरेंट में स्टाफ ने उन्हें फैमिली मील सुझाया। यूमी कुछ कह पाती उससे पहले ही जोंग ने पूरा फैमिली आइसक्रीम कॉम्बो ऑर्डर कर दिया। यूमी को उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रेम प्रतिद्वंदी उसका अपना छोटा भाई निकलेगा। बच्चा बड़े सीधे बैठा, मुंह खोलकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और आइसक्रीम उसे मिली, जोंग सियोन को नहीं। यूमी उसे देखकर सोचने लगी, ये क्या, मेरी डेट कब एक फैमिली आउटिंग बन गई? क्या मैं अंधी हूँ? उधर जोंग सियोन सोच रहा था कि वो अपने ही बेटे से कैसे जलने लगा। सड़क पर चलते हुए भी वो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहा था। तभी उसने सुना कि यूमी धीरे से कुछ बड़बड़ा रही है। जोंग ने आखिरकार आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और तीनों को ऐसे चलते देख कोई भी कह देता ये सच में एक परिवार है। अलविदा कहते समय जोंग ने एक तोहफा निकाला। यूमी उत्साह से उसे लेने गई, लेकिन जोंग ने शरारत से हाथ पीछे कर लिया और बोला, ये तो डोंगजू के लिए है। फिर उसने जोड़ा कि कंपनी जल्द ही फादर सन अंडरवेयर सेट लॉन्च करने वाली है जो डोंगजू से प्रेरित है। फादर सन सेट सुनते ही यूमी के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, जिन्हें जोंग ने तुरंत रोकने की कोशिश की। लेकिन सीईओ सिर्फ बच्चों से प्यार नहीं करता था, वो अपनी महिला को भी खूब लाड करता था। अगले ही दिन उसने यूमी के लिए एक प्राइवेट ऑफिस तैयार करवा दिया, जिसमें सारी नई मशीनें और उपकरण थे। साथ काम करने वाले रसोई कर्मचारी बस जलते हुए देखते रह गए। यूमी ने आधी मुस्कुराहट और आधी शिकायत के साथ कहा कि ये सब थोड़ा ज्यादा दबाव वाला है, लेकिन उसके दिल में खुशी साफ थी। वो जानती थी कि उसके लिए इतनी मेहनत करना प्यार का सबसे सुंदर तरीका था। फिर भी दोनों में से किसी ने भी बच्चे वाली गलतफहमी पर बात नहीं की। इसी बीच जोंग सियोन के पिता अब और नहीं रोक पाए। वे यूमी के घर पहुँचे और उन्होंने डोंगजू के बाल चुपके से डीएनए टेस्ट के लिए लेने की कोशिश की, लेकिन यूमी की माँ ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों बुजुर्गों में जोरदार झगड़ा हो गया। जोंग को जब पता चला कि उसके पिता यूमी के घर गए थे, वो तुरंत वहाँ पहुँच गया। यूमी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, और जैसे ही जोंग अपनी गलतफहमी वाले पिता बनने के बारे में सच बताने वाला था, यूमी की माँ ने एक ऐसा वाक्य कहा जिससे दोनों पुरुष सन्न रह गए। यूमी को लगा कि जोंग सीन की सारी चिंता और देखभाल सिर्फ बच्चे के कारण थी। चेयरमैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूमी उसके बेटे को छोड़ दे। उधर वो लाइव स्ट्रीमर जिसे 10 साल से जोंग से प्यार था, उसे जोंग और यूमी के किस के बारे में पता चल गया। वो टूट गए। शो की रिकॉर्डिंग के दौरान ही रो पड़ी। इंटरनेट पर अफवाहें फैल गई और जनता की सहानुभूति उस स्ट्रीमर की तरफ थी। ये सब यूमी के लिए असहनीय हो गया। जब जोंग सियोन उससे बात करना चाहता था, यूमी ने उससे पहले बोलते हुए कहा कि उसने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दे दी है। जोंग ने उसे बाहों में भरकर रोकने की कोशिश की, लेकिन यूमी ने फैसला कर लिया था, चाहे प्यार कितना भी गहरा हो, वो आंसुओं के साथ वहाँ से चली गई। उनके सामाजिक स्तर का फर्क उसके पिता ने कभी स्वीकार नहीं किया। अपनी कार में बैठकर जोंग भी रो पड़ा। वो जानता था कि यूमी ने अकेले बहुत दर्द सहा है, लेकिन जैसे उसने 3 साल इंतजार किया था, वो 30 साल और भी इंतजार कर सकता था। यूमी घर लौटने के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वो न ठीक से खाती थी, न सो पाती थी। वो बस यादों और तड़प में घिरी थी। जोंग भी हर दिन उनकी पुरानी यादों को पकड़कर जी रहा था। वो अपनी माँ से मिला जिसने टीवी पर उनका किस्सा देखा था। माँ ने उसे हिम्मत दी कि वो अपनी प्यार के पीछे डट कर जाए। लेकिन यूमी की हालत और बिगड़ती जा रही थी, सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में भी। उसकी माँ असहाय होकर उसे कमजोर होता देखती रही। अगले दिन एक टीवी इंटरव्यू में यूमी की माँ ने बोल्ड होकर कहा कि प्यार समय या जगह नहीं देखता, उसे किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, बस दिल की सुननी चाहिए। इन बातों से प्रेरित होकर यूमी ने फैसला कर लिया। वो अपनी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठी और जोंग को खोजने निकल पड़ी। उधर उसी समय जोंग सियोन को यूमी का मैसेज मिला। उसे कंपनी में मिलने के लिए कहा गया था। भारी ट्रैफिक देखकर उसने कार वहीं छोड़ दी और बस नंबर 11 से निकल पड़ा। तभी उसके पिता का फोन आया कि वो घर आकर बिजनेस संभाले, लेकिन जोंग ने साफ कह दिया वो अपनी पोजीशन छोड़ सकता है, अपना वारिस होना छोड़ सकता है, लेकिन यूमी को नहीं छोड़ सकता। अगर उसने इस लड़की को आज जाने दिया तो वो
जिंदगी भर पछताएगा। उसके पिता गुस्से से भर गए, लेकिन जोंग बस नंबर 11 में बैठकर यूमी की ओर बढ़ता चला गया। जो आदमी प्यार के लिए निडर होकर भागता है, उसकी अपनी अनोखी आकर्षक शक्ति होती है। सच्चा प्यार हमेशा दोनों तरफ होता है और जुदाई तथा मुश्किलें उसे और भी कीमती बना देती हैं। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, इस बार एक ही मंजिल पर पहुंचने का संकल्प लिए। सारी मुश्किलों के बाद उनके जीवन में आखिरकार बसंत लौट आया। अब वो लोगों की बातों की परवाह नहीं करते थे। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। प्यार को जितना समझो, दुनिया की बातें उतनी बढ़ती हैं, लेकिन जब तुम निडर होकर अपने प्यार को स्वीकार कर लेते हो तो दुनिया भी आखिरकार आशीर्वाद देती है। उनका लंबा गहरा चुंबन सबको ईर्ष्या से भर गया। यूमी ने अब किसी से नहीं छुपाया। उसने खुलकर जोंग के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया और जोंग भी अपने पिता के सामने अब नहीं डरता था, क्योंकि उसने अपने पुराने कर्मचारियों को अपने साथ ले जाकर अपनी नई कंपनी शुरू कर दी थी। सीईओ का जादू सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए ही नहीं, पिता से निपटने के लिए भी उसके पास अपने तरीके थे। जोंग सियोन की लगातार कोशिशों से उसके पिता ने भी धीरे धीरे यूमी को स्वीकार कर लिया। आखिर बेटे की खुशी से ज्यादा अहम क्या है? आखिरकार जोंग और यूमी वही सड़क पर लौटे जहां वे 3 साल पहले साथ चले थे। उन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। इतने लोगों के बीच वे एक दूसरे को फिर मिले। किस्मत ने उन्हें जोड़ा। उतार चढ़ाव आए, लेकिन शायद प्यार की यही खूबसूरती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।